तो अब हम शुरू करने वाले हैं अवर यूनिट नंबर 4 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डेटाबेस डिज़ाइन में पढ़ते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है A इज डिटर्मिनेंट टू B, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये कैसे फंक्शन डिपेंडेंसी होगी, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो ये ऐसे चेक होगी कि जो हमारा A है, दिस A, ये जो है ये B को पूरी तरह से यूनिकली डिफाइन कर सके एंड ये खुद रिपीट ना हो। दिस A शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, यानी कहीं दो सेल्स में जो एंट्रीज हैं वो सेम ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी हो रही है, और उस केस में हम A को बोलेंगे डिटर्मिनेंट और B को बोलेंगे हम डिपेंडेंट। यानी कि B को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो डिपेंडेंट है A के ऊपर और A ही उसे डिफाइन कर सकता है। ठीक है, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो दिस वाज द थिंग ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक टेबल मान लेते हैं कि उसमें ऐसा एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो आईडी का है, एम्प्लॉय आईडी। दूसरा कॉलम है नेम का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट का एंड नेक्स्ट कॉलम है सैलरी का। ठीक है, और मैंने इसमें से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो जो है नेम को पूरी तरह से डिफाइन कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे जब ये एम्प्लॉय आईडी हमारी किसी की सेम नहीं होगी, मतलब हर एम्प्लॉय की जो आईडीज होंगी वो डिफरेंट आईडीज होंगी। ठीक है, प्लस ये जो है इसको यानी नेम को यूनिकली डिफाइन कर सकेगी, तब हम बोलेंगे कि यस ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करें। तो मान लो कि जो आईडीज हैं वो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, नेम ABC है। ठीक है, तो 1 अगर हमारे पास 1 होगा तो हम नेम को फेच कर लेंगे, यस 2 होगा तो कर लेंगे, यस 3 होगा तो C को कर लेंगे। यानी कि इन सबको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से। यानी कि एम्प्लॉय आईडी और नेम ये दोनों जो है कलेक्टिवली बना रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहाँ पर नेम जो है वो डिपेंडेंट है और एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिटर्मिनेंट है, ये डिटरमाइन कर रहा है नेम को। ओके, कहते हैं आप फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और इनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगी है कि ये वाला जो पहला वाला सेट है, अगर इस तरह से एरो बना है तो ये जो पहला वाला सेट है एट्रीब्यूट का, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब कि इसके अंदर जो एंट्रीज फिल होंगी वो सेम नहीं होंगी किन्हीं दो टपल्स के लिए। ठीक है, प्लस ये जो आईडी होगी या फिर ये जो पहला वाला हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा वो दूसरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा, यानी कि वो कर लेगा उसको। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एक कांस्टेंट है, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में लगा दी जाती है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जहाँ पे ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है और जो बी होगा वो डिपेंडेंट होता है। अगर जो हमारे मतलब ए है अगर वो वैल्यू सेम हो रही है, ए की कुछ भी वैल्यू सेम भी हो रही है तो बी की भी सेम हो जानी चाहिए, तब उस केस में कह देंगे कि हाँ ए जो है ए एंड बी जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज में आती है बहुत सारी, दैट इज फर्स्ट वन इज ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, कंप्लीटली नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। किसी ए एरो बी को हम ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे जब हमारा जो बी है वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेट है ए और बी, मतलब कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो ए जो है वो ट्राइवियल होगा। वाई? क्योंकि ए जो है उस सबसेट से प्रॉपरली बिलोंग कर रहा होगा, यानी जो ए है वो उसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसीज।
तो इसमें क्या होता है, इसको हम नॉन ट्राइवल तब कहेंगे जब जो हमारा बी है वो सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन कर रही है या फिर आइडेंटिफाई कर रही है स्टूडेंट नेम को, तो हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट नेम जो है इस वाले सेट में है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे हो गया नॉन ट्राइवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, यानी कि जिसको वो डिटरमिन कर रही है वो उसके सबसेट में नहीं आ रही है, उसके सबसेट में नहीं है, सेट में नहीं है। कंप्लीटली नॉन ट्राइवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है कि ये कंप्लीटली नॉन ट्राइवियल होंगी, यानी कि स्टूडेंट आईडी मान लो कि मतलब ए जो है और जब बी है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ उसमें 5 मिलेगा, मतलब कि दोनों सेट्स में कोई सेम है ही नहीं, तब वहाँ पे कह देंगे कि नॉन ट्राइवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है और वो कंप्लीट है। इन्फरेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जिसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स, ये आते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या होता है कि अगर जो बी सबसेट है ए का, तो जो हमारा ए है वो फंक्शनली मतलब डिटरमिन कर देगा बी को, यानी कि ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी वहाँ पर। ठीक है, ऑगमेंटेशन रूल में क्या होता है कि जो भी लिखा है इसमें हम लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे ए सिर्फ लिखा था और जो वो बी को डिटरमिन कर रहा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस में अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो चेंज नहीं होगी, मतलब ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, किस रूल के हिसाब से, ऑगमेंटेशन रूल के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिविटी रूल। तो क्या होता है कि अगर ए और बी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी है और जो बी है और सी से फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ए जो होगा वो ऑटोमेटिकली सी से फंक्शनल डिपेंडेंसी बना लेगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रूल है। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रूल। इसमें क्या होता है कि अगर सी, उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसमें एक बार ऐसा देखते हैं कि अगर मान लो ए जो है वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है बी और सी को, ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे? ए बी के साथ करेगा और ए सी के साथ भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रखेगा, यानी ए कैन डिटरमाइन बी ऑल्सो एंड ए कैन डिटरमाइन सी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट वन इज यूनियन रूल, यानी कि अगर ऐसे लिखा है ए जो है वो बी को डिफाइन कर रहा है, ए जो है वो सी को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम इकट्ठा करके यूनियन करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी कॉमा सी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनियन रूल होता है, इसका उल्टा। नेक्स्ट इज सीडो ट्रांसिटिविटी रूल। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी फंक्शनल डिपेंडेंसी है और जो सी बी है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी डी है, तो जो अगर एक नया सेट बन जाता है इसमें, कैसे कि ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, और सी और बी जो है वो मिलकर डी को डिटरमिन कर रहे हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि जो ए और सी है ये डिटरमिन कर सकेंगे डी को। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए और सी किसको डिटरमिन करने लग जाएंगे? डी को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा केस है, इसको बोलते हैं सीडो ट्रांजिटिविटी रूल। ये ऐसा लगेगा कि ट्रांजिटिविटी है बट ये सीडो ट्रांजिटिविटी है, मतलब कि ये फॉल्स है, लग ट्रांजिटिविटी ही लग रहा है बट ये है कुछ अलग। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा है कंसीडर रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल होता है, स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, ये सब कुछ है। ठीक, इसमें से हमने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली है आईडी और नेम की, यानी जो आईडी है वो यूनिकली डिफाइन कर रहा है नेम को। ठीक, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, है ना। नेक्स्ट वन इज कोर्स आईडी, कोर्स नेम। सी, हर कोर्स नेम की अलग अलग कोर्स आईडी होगी, यानी कि जो कोर्स आईडी है वो कोर्स नेम को यूनिकली डिटरमिन कर सकती है। ठीक है, तो वो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी साथ में मिलकर इंस्ट्रक्टर को डिटरमिन कर सकते हैं, यानी कि अ स्टूडेंट टेकिंग अ स्पेसिफिक कोर्स हैज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर, मतलब कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी स्पेसिफिक कोर्स स्टूडेंट के पास है तो उस कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर होगा, पढ़ाने वाला होगा, वो भी उस स्टूडेंट के पास होगा, यानी कि हम स्टूडेंट आईडी से उसके कोर्स आईडी से दोनों को अगर हम एक सेट बना लें तो उन दोनों के साथ से हम इंस्ट्रक्टर को भी पता लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास स्टूडेंट हो, उसकी आईडी पता हो, कोर्स पता हो,
तो हम इंस्ट्रक्टर का पता लगा ही लेंगे, क्योंकि कोर्स से हमें इंस्ट्रक्टर पता चल जाएगा और स्टूडेंट आईडी से हमें स्टूडेंट पता चल जाएगा, तो हमें स्टूडेंट का इंस्ट्रक्टर पता चल जाएगा। तो ये आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स थे, ये पढ़ लेने हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मल फॉर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन बी, सी एंड एफ। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। तो इससे पहले नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कॉलम्स एंड टेबल्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, यानी डेटा कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा या फिर डुप्लीकेट डेटा स्टोर तो नहीं हुआ जा रहा, तो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। इससे जो है डेटा इंटीग्रिटी भी बढ़ जाती है। इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिंग अ टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स, यानी कि हमारे पास बहुत बड़ी सी टेबल है, ठीक है, इनको छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ना ही कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि हमें डेटा रिडंडेंसी कम करनी होती है, यानी डुप्लीकेसी कम करनी होती है और इंटीग्रिटी बढ़ानी होती है। उस केस में हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। इनके 4 टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, then second normal form, then third normal form, and then B, C and F. ठीक है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A relation is in first normal form if and only if all attributes domain क्या होते हैं? कॉलम्स, ठीक है, contain only atomic indivisible values। देखो, डोमेन्स मतलब कि कॉमन कॉलम, ठीक है, तो हर कॉलम के पास एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। एटॉमिक कहने का मतलब सिर्फ एक वैल्यू, 2 वैल्यूज नहीं, एक वैल्यू, यानी एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा मतलब एट्रीब्यूट्स हैं उनकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं था इसमें, तब कैसा था, दिख कैसा रहा था। यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज स्टोर हैं, बट हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, ठीक है, एटॉमिसिटी फॉलो करेगा वो, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगी। पर यहाँ पे 2 है, मैथ और फिजिक्स दोनों लिखा हुआ है, तो 2 वैल्यूज हो गई, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया, इसीलिए हम दोबारा से इसमें क्या लगाएंगे, 1NF फैक्टर लगाए, मतलब 1NF यूज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी 2 रोज बन जाएंगी, 2 रोज बन जाएंगी और हमारा ये एटॉमिसिटी वाला जो रूल है वो फॉलो हो जाएगा। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, इसमें सिंपली अगर एक ही सेल में 2 वैल्यूज हैं, 2 रोज बना देगा और उन वैल्यूज को सेपरेट कर देगा, ठीक है, ये होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। आ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब इसका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म करने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना ही चाहिए। फिर हमें क्या करना है, नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली डिपेंड होनी चाहिए प्राइमरी की पे, ठीक है। दिस मीन्स नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की फॉर कंपोजिट प्राइमरी कीज। सबसे पहले अपनी गिवन टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि सारी वैल्यूज हमें एटॉमिक वैल्यूज बनानी होंगी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए देन सेकंड हमें चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि मान लो कि हमने कोई एक प्राइमरी की मान लिया है, ठीक है, कुछ आईडीज थी, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं वाला। तो इसमें हमने प्राइमरी की को माना है ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है, यानी ये दोनों जो हैं वो प्राइमरी की है, मतलब इसका एक सेट बना लिया और ये प्राइमरी की बिहेव कर रहा है, ओके। और जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि जो प्राइमरी की नहीं है, वो डिपेंड हो रही है पार्ट ऑफ प्राइमरी की के। तो इसके पार्ट क्या हो जाएंगे, पहला पार्ट हो जाएगा ऑर्डर आईडी, सेकंड पार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उसमें से जो चीज मतलब कि जो हमारी प्राइमरी कीज नहीं है, यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, यानी जो कीज नहीं है वो आकर डिपेंड कर रही है किसी पार्ट ऑफ जो प्राइमरी की है। तो ये प्राइमरी की है और इनके पार्ट्स हैं ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी,
ठीक है। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो किसी पार्ट पे डिपेंड कर जाए, यानी प्रोडक्ट नेम हमारे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड कर जाए, ठीक, या फिर प्रोडक्ट प्राइस जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड कर जाए, मतलब पार्ट पे उसके डिपेंड कर जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो अकेले ही प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस को डिटरमिन कर सकती है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करते ही फिर इनके लिए अलग टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2NF के बाद देखो पहले क्या था, सब कुछ एक ही टेबल में लिखा था, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2NF यानी नॉर्मलाइजेशन लगाया, तब क्या हुआ कि एक और नई टेबल बन के आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स थे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये अकेले ही प्रोडक्ट आईडी डिफाइन कर दे रही थी, यानी यहाँ पे हमें दिखी पार्शियल डिपेंडेंसी, तो इसीलिए इन दोनों के लिए एक अलग टेबल बन गई, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए कि पहले तो ये हो कि हाँ वो 2NF में है टेबल हमारी, 2NF यानी कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारी टेबल्स में, ठीक है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? वेयर अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि जो हमारी कीज नहीं है वो आपस में डिपेंड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक टेबल ली है, टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन है, ठीक है। इसमें हमने जो प्राइमरी की माना है वो स्टूडेंट आईडी को माना है, यानी कि ये हमारी की एट्रीब्यूट है, और ये जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये नॉन की एट्रीब्यूट्स में ही आपस में अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है, तब हम उस डिपेंडेंसी को बोलने लगेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है, ये अकेले ही डिफाइन कर सकती है किसको? डिपार्टमेंट नेम को, डिपार्टमेंट लोकेशन को। कर दिया उसने डिफाइन, यानी कि आपस में, यानी कि ये अलग से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बन गई, और इस डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनके लिए अलग टेबल बना दो। जैसे ही हमें ऐसा कुछ मिल जाए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिल जाए, तो इनके लिए हमें एक नई टेबल बनानी होगी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए एक नई टेबल बन गई, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। इसकी टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है। फोर्थ वन BCNF, जिसको हम बोलते हैं बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये हो कि थर्ड NF हो उसमें, यानी कि तीसरे नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमें चेक करना है, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऐसे चेक करना है कि जो A है वो हमारी सुपर की होनी चाहिए। सुपर की वही होती है जो सबको अकेले डिफाइन कर सके, है ना। अगर A सुपर की नहीं है, तब हम उस टेबल को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब दो नई टेबल बना देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है कि एनरोलमेंट एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स, इंस्ट्रक्टर, तीन चीज़ें हैं। अब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखो, स्टूडेंट आईडी और कोर्स, यानी कि ये जो है अकेले, मतलब ये जो है, ये सेट जो है ये डिफाइन कर रहा है इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो ये प्राइमरी की बना दिया हमने, स्टूडेंट आईडी और कोर्स को, मतलब इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बन गया, ठीक। और जो इंस्ट्रक्टर है वो अकेले डिटरमिन कर सकता है कोर्स को। भाई हमें अगर इंस्ट्रक्टर पता है तो उसका कोर्स हम पता कर ही लेंगे, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्टर पता है हमें हर कोर्स का। नाउ अब इंस्ट्रक्टर जो कोर्स है ये नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि एंड ये देखो, अब इंस्ट्रक्टर जो है वो सुपर की नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हमें इंस्ट्रक्टर पता है तो हमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स नहीं पता चल पाएगा। यानी कि अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी पता करनी है तो इंस्ट्रक्टर हेल्प नहीं करेगा कि स्टूडेंट आईडी पता चल जाए, ठीक। यानी कहने का मतलब है इंस्ट्रक्टर जो है वो सुपर की नहीं है, ये अकेले पूरी टेबल को डिटरमिन नहीं कर सकता। भले ही इंस्ट्रक्टर जो है कोर्स को डिटरमिन कर सकता है, बट ये और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिटरमिन नहीं कर सकता, इसीलिए ये सुपर की नहीं है। बस कोड नॉर्मल फैक्टर को वायलेट कर देगा, ठीक। तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे डिकम्पोजिशन। अब क्या होगा, इसको दो टेबल्स में तोड़ देंगे। ऐसे तोड़ेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही थी, यानी कि ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही थी, यानी कि जहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो सुपर की नहीं था, यानी इस केस में इंस्ट्रक्टर कोर्स, ठीक है। तो इनके लिए हमने एक दूसरी टेबल बना दी, यानी कि ये इंस्ट्रक्टर और कोर्स की, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें BCNF भी फॉलो करा लिया। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि इसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक सेल में एक वैल्यू होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि वो 1NF तो हो, यानी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो प्लस उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो हो और उसके साथ साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। BCNF में क्या होता है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 3NF में होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें अगर ऐसे लिखा है कि A जो है वो डिटरमिन कर रहा है B को, तो जो A है उसको मस्ट सुपर की, यानी ये सुपर की होनी ही चाहिए। अगर ये सुपर की नहीं है तो डिकम्पोजिशन कर दो, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे। नाउ इसमें क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि रिडंडेंसी हटा दी जाती है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उसमें रिडंडेंसी हट जाती है, ठीक है। इसमें किस तरह से रिडंडेंसी हट जाती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, पार्शियल डिपेंडेंसीज की वजह से जो रिडंडेंसी आती है वो हट जाती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट होती है वो हट जाती है। BCNF में क्या होता है कि कैंडिडेट की का जो ओवरलैपिंग वाला चीज होता है ना वो हट जाता है, ठीक है, यानी कैंडिडेट कीज जो है जो प्राइमरी की बन सकती हैं उनकी ओवरलैपिंग हट जाती है। ये लेस स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रक्चर देन 1NF, ये सेकेंड NF से ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रिक्ट। लॉसलेस जॉइन, लॉसलेस जॉइन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, पर इसमें देख लेते हैं कि 1NF में गारंटीड नहीं है, ठीक है, 2NF में गारंटीड है, 3NF में गारंटीड है, BCNF में गारंटीड है, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, शायद इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो ना प्रिजर्व रह पाए जब हमने इसका ब्रेक डाउन कर देंगे हम, यानी कि जब हम मल्टी वैल्यूड सेल्स के लिए दो अलग से टपल्स बना देंगे तो शायद जो डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व ना हो, ठीक। इसमें भी शायद ना हो, इसमें भी शायद ना हो, इसमें भी शायद ना हो, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो डिकम्पोजिशन के बाद प्रिजर्व हो या ये ना हो गारंटीड नहीं होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ज्वाइंट डिपेंडेंसीज एंड इंक्लूजन डिपेंडेंसीज, ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, where at least 3 attributes यानी A, B, C in a relation for each value A, there is a set of values for B and a set of values for C, but B and C are independent of each other. It is denoted as double arrow, ठीक है, meaning that A multi determines B, ठीक। तो इसका कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय स्किल, ठीक है, तो जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया है वो लिखा है और एम्प्लॉय की स्किल क्या है वो लिखी है, ठीक। एन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अब इसमें देखो कोई एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, ठीक है। एंड एन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल स्किल्स, और एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारी स्किल्स भी हो सकती हैं, यानी कि जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिटरमिन कर सकेगी और जो एम्प्लॉय आईडी है वो बहुत सारे स्किल्स को डिटरमिन कर सकेगी। वहाँ पे हमें दिखने लगा कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, रिडंडेंसी, मतलब कि रिडंडेंसी वही कि एक्स्ट्रा रोज बन जा रही हैं और डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एम्प्लॉय के पास 2 प्रोजेक्ट हैं और 3 स्किल्स हैं, ठीक है, देयर विल बी 2 into 3 यानी कि 6 टपल्स, 6 रोज बन जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया रिडंडेंसी का प्रॉब्लम, ठीक। अब पढ़ते हैं जॉइंट डिपेंडेंसीज। इसमें क्या होता है कि is a constraint on a relation that states that the relation can be constructed by joining several smaller relations। इसका कहने का मतलब है कि 2 छोटी छोटी रिलेशंस है तो उनको मिला के हम एक बड़ा रिलेशन बना सकते हैं, यानी बड़ी टेबल बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर सप्लाई, यानी एक टेबल है जिसमें सप्लायर का नाम होगा एंड पार्ट होगा कि कौन सा पार्ट सप्लाई कर रहा है और प्रोजेक्ट होगा, ठीक है।
If supplier supplies a part and that part is used in a project and the supplier supplies to that project, then the relation supply can be decomposed into supplier part project, supplier project without loss of information. यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट 3 टेबल्स बन रही है। एक सप्लाई पार्ट की बनेगी, यानी कौन सप्लायर कौन पार्ट ला रहा है, वो पार्ट किस प्रोजेक्ट में जा रहा है इसका टेबल बन सकता है, और सप्लायर कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इसका एक बन सकता है। तो 3 रिलेशंस बन सकती हैं। अब इन सबको जोड़ के हम सप्लायर पार्ट प्रोजेक्ट एक टेबल बना सकते हैं बिना लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के, मतलब कि इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा उसमें। Inclusion dependencies. An inclusion dependency is a constraint between two relations or two sets of attributes within the same relation that states that the values of set of attributes in one relation must appear as the values of a set in another relation. It is typically used to enforce referential integrity. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, 3 कॉलम्स हैं, और एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडीज लिखी हैं 1 2 3, तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज यहाँ पे है डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी की, वही वैल्यूज एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी की होंगी। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी, सेम होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं इंक्लूजन डिपेंडेंसीज। अब पढ़ेंगे लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, बड़ी सी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ना। ठीक है, और लॉसलेस जॉइन क्या कहलाएगा कि जो हमने इसको तोड़ा है, इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि कोई कॉलम गायब हो गया, कोई एंट्री गायब हो गई, कोई टपल गायब हो गया, ऐसा ना हो। ऐसा ज्वाइन करें कि लॉसलेस हो, यानी जिसमें लॉस ना हो। ठीक है, ऐसा डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे लॉसलेस जॉइन। ठीक, इसके लिए कंडीशंस क्या है? फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ R इंटू R1 R2, मतलब हमें R को ब्रेक डाउन करना है R1 में और R2 में, और वो भी लॉसलेस ब्रेक होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट होल्ड। तो इसमें ये जो अभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो होनी चाहिए, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 कैन डिटरमाइन R1, ऐसा हो, या फिर R1 इंटरसेक्शन R2 कैन डिटरमाइन R2। ठीक है, यानी कि जो हमने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, ब्रेक डाउन किया है, उसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारी 2 टेबल्स में ब्रेक डाउन हुआ है, इसमें से सेम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। ठीक है, सेम एट्रीब्यूट्स कौन से, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर check if this common set of attributes functionally determines all attributes in R1 और all attributes in R2। अब इसमें से जो कॉमन एट्रीब्यूट हमें मिला है, दोनों में जो सेम है, उसको चेक करो कि क्या वो कॉमन एट्रीब्यूट जो है इन दोनों में, वो अकेले R2 को पूरा डिफाइन कर सकता है कि नहीं। अगर R2 को नहीं कर रहा है तो चेक करो कि R1 को पूरा डिफाइन कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तब वहाँ पे होगा कि हाँ वो डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हमारा एक रिलेशन था ABC। ठीक, और फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि जो A है वो डिटरमिन कर रही है B को। ठीक है, अब मैंने R को 2 टेबल्स में तोड़ दिया, जिसमें पहली टेबल है AB और दूसरी टेबल है AC। ठीक है, यानी कि कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है, A। ठीक, अब तो फिर आप चेक करेंगे कि जो A है वो अकेले पूरे R1 टेबल को डिटरमिन कर रहा है कि नहीं। अगर हाँ कर रहा है तब बोल देंगे कि हाँ वो जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो लॉसलेस हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे सेकंड पार्ट पे, यानी कि ट्रांजैक्शंस एंड एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्ड दैट एक्सेस एंड पॉसिबली मॉडिफाइज द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है कि डेटाबेस को जो उसका कंटेंट है उसको मॉडिफाई करने के लिए एक्सेसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, transactions are executed as a series of operations such as read, write, insert, delete, update। ठीक है, the primary goal of transaction is to ensure data integrity होनी रखनी चाहिए, consistency भी maintain होकर चलनी चाहिए, and even the presence of system failures। अगर system fail भी हो रहा है
या फिर कॉन्करेंट एक्सेस भी हो रहा है, तब भी हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी है और कंसिस्टेंसी वो मेंटेन होकर चलना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन का काम होता है, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है कि अ ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज सिंगल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एन ऑपरेशंस, ठीक है। Either all of its operation are completed successfully or none of them are done। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें करना है, ठीक है, कुछ चेंजमेंट्स करनी है और उसमें कुछ ऑपरेशंस है, मान लो 4 ऑपरेशंस हैं, तो या तो चारों हो जाए तब हमारी जो एटॉमिसिटी है वो मतलब फॉलो हो जाएगी, या फिर एक भी ना हो तब भी हमारी एटॉमिसिटी है जो वो फॉलो हो जाएगी। पर अगर 3 होकर रह गई तब उसको हम कहेंगे कि एटॉमिसिटी जो है वो वायलेट हो रही है, वहाँ पे ये काम नहीं हुआ। और इसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि पार्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है, नो, हो तो सब हो, ना हो तो एक भी ना हो। इस टाइप का केस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर करना है, 2 ऑपरेशंस होंगे, पहला डेबिटिंग ए, दूसरा क्रेडिटिंग बी, यानी ए से बी में जाएगा, ठीक है। If the debit success but credit fails, Atomy ensures that the debit is undone and the money is not lost। यानी जो 2 ऑपरेशंस है डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, ये दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से सिर्फ एक हुआ तो एटॉमिसिटी क्या कहेगा कि एक भी नहीं हुआ, मतलब कि दोनों ऑपरेशंस हो जानी चाहिए, वरना कंसिस्टेंसी definition। Consistency ensures that a transaction brings the database from one valid state to another valid state। It must obey all defined rules, constraints and cascades। For example, कि अगर एक ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो गया है, तो जो हमारा डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद भी जो हमारा डेटाबेस है वो एक्यूरेट स्टेट में होना चाहिए, उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक। इसमें जितने भी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कॉन्स्ट्रेंट, ये सारी जो है कॉन्स्ट्रेंट्स ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन से पहले भी, ट्रांजैक्शन के बाद भी, ठीक। Isolation ensures that the concurrent execution of transactions leaves the database in the same state as if the transactions were executed sequentially। Each transaction appears to execute in isolation from other concurrent transaction। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक समय पर चल रहे हैं, ठीक है, simultaneously, the immediate state of one transaction should be not visible to another transactions। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन का जो भी स्टेट है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी जो भी स्टेट है, वो दूसरी ट्रांजैक्शन को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। This prevents issues like dirty reads, non-repeatable reads, phantom reads। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस है या फिर अनऑथराइज्ड जो रीड्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। If two transactions try to update the same bank account balance simultaneously, isolation ensures that one transaction changes are not overwritten or interfered with by the other, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक अकाउंट पे सेम टाइम पे कुछ चेंजेस होनी है तो पहला वाला जो इस पे चेंजेस करती है वो दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो अपना काम करके चला गया एंड सेकंड अपडेशन जो है वो भी अपना करके चला गया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला जो चेंज करके गया है वो अफेक्ट कर दे दूसरे वाले के चेंज पर, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी गारंटीज दैट वंस अ ट्रांजैक्शन हैज बीन कमिटेड, ठीक है, अगर एक बार ट्रांजैक्शन कमिट कर दिया गया है, इट्स चेंजेस आर परमानेंट, विल सर्वाइव एनी सब्सिक्वेंट सिस्टम फेलियर, पावर आउटेजेस, क्रैशेस, ठीक है। मतलब ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन अगर कमिट कर दिया गया, मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, और बीच में पावर जो है वो कट हो जाए, ठीक है, या फिर सिस्टम फेल हो जाए, ठीक, तो ऐसे केस में ये नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो भी रुक जाएगा, नो। ड्यूरेबिलिटी क्या कराता है कि हमारे जो भी चेंजेस किए गए हैं ट्रांजैक्शन में वो परमानेंट करा देता है, यानी कि अगर सिस्टम फेल हो भी गया तो वो चेंजेस रहेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट 4 जो है वो मोटा खत्म हो चुका है। जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज
जो था वही इम्पोर्टेंट था, इसमें से वही आता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन कर लेंगे और ये यूनिट खत्म। इसके बाद जो ये रिकवरेबिलिटी और सीरियजाबिलिटी ये सब जो आते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, ये सब जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करें। ओके, सो अगली वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्वेश्चन कर रहे होंगे जो आता है। ओके।